तो चलो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा 10 एनसीईआरटी का, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट है। इसका नाम तो वैसे स्ट्रेट लाइन है, बट आज हम केवल बेसिक्स करेंगे जो क्लास 10th में हमने किया था। फिर धीरे धीरे हम आगे चलेंगे क्लास 11th में क्या क्या है। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा सा बेसिक रिकॉल कराऊंगा क्योंकि बिना उसके हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो 3 टॉपिक्स हमने पढ़े थे, ये क्लास 10th में जो हमने पढ़ा था। क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर याद हो तो हमने ये 3 मेजर पॉइंट्स पढ़े थे। फर्स्ट जो फॉर्मूला पढ़ा था वो डिस्टेंस फॉर्मूला था। ओके, नंबर 2 सेक्शन फॉर्मूला था, और नंबर 3 हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल्स था। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये 3 सेक्शन थे क्लास 10th का जो था, उसमें सिर्फ यही 3 टॉपिक्स थे और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे। तो मैं अभी थोड़ा सा बेसिक समझाऊंगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, हमको यहाँ पे भी जरूरत पड़ने वाली है। सेक्शन फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, कैसे उसको अप्लाई करते हैं, और क्वेश्चंस में कैसे कैसे हम यूज करते हैं। तो आज की क्लास हम सिर्फ बेसिक करेंगे क्लास 10th में जो किया था। ओके, आज की क्लास में हम सिर्फ बेसिक्स करेंगे, तो एक एक करके इनको स्टार्ट करते हैं। देखो, बिल्कुल बेसिक पे नहीं जाएंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ये सब हमको पता है। ठीक है ना। तो देखो क्या है सबसे पहला टॉपिक, ये इसमें से बहुत सारी चीजें हमको पता होंगी। ठीक है, एक बार बस रिकॉल करते रहो। ये सब चीजें हैं, नोट डाउन सबको करना है क्योंकि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो हमको चाहिए। तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, देखो ये फॉर्मूला हमने रट लिया है। फॉर्मूला क्या है, कैसे आता है, वो भी समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला आता कैसे है वो विजुअलाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो इसको हम थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं। अब हमको बहुत इजीली समझ में आएगा, कुछ भी टफ नहीं लगेगा। अगर 10th में किसी ने डेरिवेशन दिखाया होगा, जैसे मैंने दिखाया था क्लास में, तो उस टाइम पे हो सकता है उतना इजी नहीं लगा हो, बट अब तुमको बिल्कुल इजी लगेगा क्योंकि ना हम जिस लेवल पे हैं, हमारा जो माइंडसेट है वो बहुत इजी लगेगा हमको ये फॉर्मूला। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आता है, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, इसको बोल दिया हमने y डैश, ये हमारी y एक्सिस, ये x और ये x डैश, ये दोनों जहां पे कट करती है वो ओरिजिन है। डिस्टेंस फॉर्मूला जैसा कि नाम ही क्लियर कर रहा है, हमें 2 पॉइंट्स होंगे, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो अगर कार्टेशियन प्लेन पे बात करें तो 2 पॉइंट्स जो होंगे उनके अलग अलग कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना। जैसे मान लो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा दूर कहीं जाके सेकंड पॉइंट है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी इस तरीके से, है ना। तो अब ये पॉइंट इमेजिन करो ए है, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 है। पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है वो इमेजिन करो x2, y2 है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, ए बी की लेंथ निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फाइंड करना है। ठीक है, तो ए बी की लेंथ हमको निकालनी है। कैसे निकालेंगे उसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। देखो हम क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या क्या करेंगे वो गौर से सुनना। सबसे पहले इस पॉइंट ए से हम एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। पॉइंट ए से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। पॉइंट बी से भी एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और पॉइंट ए से ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ना बी से परपेंडिकुलर, उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसको नोट डाउन करेंगे हम लोग, डोंट वरी। तो क्या क्या किया हमने, सबसे पहले ए एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन एक्स एक्सिस, बी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन एक्स एक्सिस, एंड ए से एक परपेंडिकुलर लेट्स से पी ड्रॉ किया हमने बी एन लाइन पे। ओके, सो इसको लिख लिया हमने, ए एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, पहला ये कंस्ट्रक्शन हो गया। फिर बी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, और ए पी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी एन पे। ओके, तो ये हमारे कंस्ट्रक्शन के पार्ट्स हैं। इतना सारा हमने कंस्ट्रक्ट किया है, क्यों किया है, क्योंकि हमें ए बी निकालने में इंटरेस्ट है, हमें ए बी निकालना है। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल सबको दिख रहा है, ए पी बी दिख रहा है ना सबको, राइट एंगल ट्रायंगल ए यस पी सर। बी। तो इन ट्रायंगल ए पी बी
कौन से एंगल पे 90 है, तो एंगल पी 90 है। अब एंगल पी अगर 90 है तो इसके अपोजिट साइड हाइपोटेनस होगी, वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो हाइपोटेनस की जो लेंथ होगी ए बी स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। बोलो क्लियर यहाँ तक? इस वाले ट्रायंगल में ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। अब इन दोनों की लेंथ हमको निकालनी है, बट उससे पहले ए बी की जो लेंथ होगी, ए बी की जो लेंथ होगी वो होगी अंडर रूट ऑफ ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। ओके, ये हमारी ए बी की लेंथ होगी अंडर रूट ऑफ ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। चलो अब ए पी और बी पी हम कैलकुलेट करते हैं। यहां देखो ग्रीन से, सबसे पहले अगर हमें ए पी की वैल्यू चाहिए, देखो ए पी कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, ये पार्ट हमें चाहिए, ये लेंथ चाहिए। तो क्या ये लेंथ एम एन के इक्वल होगी? एपी जो होगी वो एम एन के इक्वल होगी, यस और नो? तो एपी की जो वैल्यू है वो एम एन के इक्वल होगी। ओके, अब एम एन की जो लेंथ होगी वो देखो अच्छे से, एम एन निकालने के लिए अगर हम ओ एन में से ओ एम माइनस कर दें तो काम चलेगा? एम एन निकालने के लिए अगर हम ओ एन में से ओ एम माइनस कर लें तो काम चलेगा? अब ओ एन की लेंथ कितनी होगी? ओ एन की लेंथ वही होगी जो एन का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। एन का कोऑर्डिनेट वैसे कोई बता सकता है क्या होगा? x2 कॉमा 0 होगा ना, क्योंकि n तो x एक्सिस पे है, y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। और n और b और p ये सारे एक वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, है कि नहीं? यस सर। इस वाली लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबका x कोऑर्डिनेट तो x2 ही रहेगा ना। y कोऑर्डिनेट ऊपर बढ़ने पे बढ़ता रहेगा, नीचे आने पे घटता रहेगा, तो x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा। तो अगर हमें ON की लेंथ चाहिए वो कितनी होगी? n के x कोऑर्डिनेट के इक्वल, मतलब x2। ON x2 होगा, क्लियर सबको? यस सर। अब जो OM की लेंथ होगी, OM की लेंथ होगी वो क्या होगी? m का x कोऑर्डिनेट होगी, मतलब x1। ये वाला मान लो x2 है, ये वाला मान लो, माना नहीं है एक्चुअली, विजुअलाइज कर लिया। तो ये हो गया x2 माइनस x1। ये किसको किसको समझ नहीं आया पूछ लो जल्दी से, शर्माओ नहीं। सबको क्लियर? यस सर। यस सर। चलो, तो AP निकल चुका है, अब हम BP निकालने चलते हैं। ये देखो BP कैसे निकालेंगे। BP निकालने के लिए ये वाला पार्ट BP है ना, ये वाला पार्ट हमारा BP है। तो BP निकालने के लिए फिगर को ऑब्जर्व करो ब्लू से। BP निकालने के लिए, ये वाला पार्ट निकालने के लिए अगर हम BN में से PN माइनस कर लें तो काम हो जाएगा। BN में से PN माइनस कर लें, यस सर। तो BP इक्वल टू BN माइनस PN। सर y2 माइनस y1। करेक्ट, वेरी नाइस, समझने लगे बात को। तो BN की जो वैल्यू होगी, BN की जो वैल्यू होगी वो B का y कोऑर्डिनेट होगी, y2। और PN की जो वैल्यू होगी वो P का y कोऑर्डिनेट। P का y कोऑर्डिनेट और A का y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, क्योंकि लाइन हॉरिजॉन्टल है, इस पे y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होता है। x कोऑर्डिनेट वेरी करता है बट y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होता है। तो P का भी y कोऑर्डिनेट y1 ही होगा, है ना। ये दोनों वैल्यूज हमको मिल चुकी हैं, यहाँ पे डालेंगे आंसर आ जाएगा। तो ए बी की जो वैल्यू होगी, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला जो आएगा, ए पी स्क्वायर मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, रूट के अंदर होगा ये सब, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। आई होप सबको क्लियर है, ये कैसे आता है फॉर्मूला वो भी हमने समझ लिया है। इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी में एक स्पेशल केस भी आता है कि इन दो पॉइंट्स में से अगर एक पॉइंट हमारा ओरिजिन पे हो जाए तो क्या होगा। इन्हीं दो पॉइंट्स में, जैसे ए और बी दो पॉइंट्स थे ना, अब इनमें से कोई एक अगर ओरिजिन पे जाके बैठ जाए तो क्या होगा। तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ये इमेजिन करो, पहला पॉइंट हमारा ओरिजिन पे है, दूसरा पॉइंट मान लो रैंडम पॉइंट ये पी है, एक पॉइंट हमारा ओरिजिन पे है। तो ओ का जो कोऑर्डिनेट होगा, अच्छा कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं वो भी देख लो। कोऑर्डिनेट मैं वैसे सब जानते होगे, मुझे पता है। कोऑर्डिनेट या तो ऐसे लिखो ओ के साथ 1,2, या फिर ओ और ये साइन बनाया करो, ये वाला साइन भी कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है। ओ इक्वल टू नहीं होता है 1,2, ये गलत है, सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं है।
किसी भी पॉइंट की वैल्यू कोऑर्डिनेट नहीं होती है, पॉइंट कोऑर्डिनेट का लोकेशन होता है। मतलब इस जो 1,1,2 जो पॉइंट है ना, उसका लोकेशन कहाँ पे है, तो ओ पॉइंट पे है। तो ये कोऑर्डिनेट का सिंबल होता है, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, ये इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0,0, और पी का जो कोऑर्डिनेट, मान लिया रैंडम पॉइंट है तो x, y ले लिया, कुछ भी हो सकता है वैसे, a, b, 1,2, 5,7 कुछ भी। तो अगर हमको OP की लेंथ निकालनी है, OP की लेंथ कैसे निकालोगे, देखो इसका x1 y1 0,0 है, x2 y2 x, y है, तो फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 0 होल स्क्वायर और y माइनस 0 होल स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका नाम क्या है, इसको भी डायरेक्टली फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हो। इस टॉपिक का नाम है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन है। तो ये पूरा तुमको कॉपी करना है, अभी जो रफ पार्ट है वो हटा देते हैं, ये कॉपी नहीं करना है। डिस्टेंस फार्मूला की हेडिंग बनानी है, हम ये तीनों को पहले वो करेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो उसके बाद यहां से लेकर यहां तक हमारा एक टॉपिक है, उसके अंदर ये सब टॉपिक है, ठीक है ना, ये वाला जो है वो सब टॉपिक है। कॉपी कर लो बोर्ड पे जितना भी है फिगर के साथ, ये भी लिख लेना, कॉपी करके बताओ। जल्दी कर लो। सर हो गया। ठीक है, सबका हो गया। सर एक कॉपी संभाल के रखना, ठीक है, चैप्टर 1 से लेके अभी तक जितना भी पढ़ाया है। वैसे सच बताऊं तो हम एक सीक्वेंस ही फॉलो करने लगे हैं, है ना। अभी हम 10th चैप्टर पे पहुंच गए हैं, बीच में हमने 2 छोड़े हैं जो सिलेबस से आउट है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और बाइनोमियल। तो सच बोले तो हमारा ये 8th चैप्टर है,
बीच में 2 हमने छोड़े हैं और 10th पे हैं, तो हमारा 8th चैप्टर है ये। स्पीड हमारी बहुत अच्छी चल रही है, तो हम नवंबर लास्ट तक या दिसंबर 15 तक सिलेबस खत्म कर लेंगे। 15 दिसंबर मान लो मैक्सिमम टाइम, हम इस टाइम तक सिलेबस खत्म कर लेंगे। फिर उसके बाद रिवीजन होगा और क्वेश्चंस होंगे, टेस्ट पेपर होंगे, वो सब होंगे, मॉक सेशन, वो सब। हम बिल्कुल ऑन ट्रैक जा रहे हैं। जल्दी कॉपी करो सारे। हो गया। ठीक है, नंबर 2 सेक्शन फॉर्मूला। नंबर 2 सेक्शन फॉर्मूला। देखो 10th में हमने जो पढ़ा था वो सिर्फ एक ही था, सेक्शन फॉर्मूला, बस एक वर्ड हमने सुना था। अब ये 2 टाइप से होता है। 11th के अंदर ये 2 टाइप से होगा, इंटरनल डिवीजन और एक सेकेंड पार्ट भी होगा इसका, एक्सटर्नल डिवीजन। सेक्शन फॉर्मूला अब 2 टाइप का होगा, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन, तो दोनों हमको करने हैं इस क्लास में। ठीक है, 10th में सिर्फ इंटरनल था और इस बार हमको एक्सटर्नल डिवीजन भी करना है, बट एक जनरल फॉर्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं, इंटरनल एक्सटर्नल छोड़ देते हैं, वैसे होते हैं 2, ये ध्यान रखना। चलो अब इसमें क्या है, इमेजिन करो ये एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इमेजिन करो ये एक लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट मान लो बी है। एंड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमको पता है x1 y1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको पता है x2 y2। ओके, इन पॉइंट्स के बीच में एग्जैक्टली मिड पॉइंट नहीं, कहीं पे भी बीच में कहीं पे भी एक रैंडम पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है C। अब क्या है कि C जो है वो AB को किसी सर्टेन रेशियो में डिवाइड करता है, किसी सर्टेन रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे मान लो ये एक कहने को बोल दें m/n में डिवाइड करता है, m/n में डिवाइड करता है। C पॉइंट क्या करता है, AB को m/n में डिवाइड करता है। ठीक है, ये m/n। हमें क्या करना है, C पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, x, y फाइंड करना है। C पॉइंट का एक x कोऑर्डिनेट होगा, एक y कोऑर्डिनेट होगा, तो पॉइंट C का हमें x और y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। तो यहां पे पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है x1 y1, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट है x2 y2, बीच में कॉमा लगा है, और C जो है वो इस लाइन को m/n में डिवाइड करता है, मतलब रेशियो m/n है, दैट इज AC अपॉन CB। ये कितना है, m/n। रेशियो को हम ऐसे लिखते हैं डिवाइड करके। अब क्या फाइंड करना है, टू फाइंड C x, y, मतलब C में x और y हमको फाइंड करना है। तो ये सेक्शन फॉर्मूला है। C पॉइंट ने क्या किया है, AB लाइन में 2 सेक्शंस बनाए हैं और उन सेक्शंस का रेशियो लेंथ वाइज कितना है, m/n, मतलब AC की लेंथ अपॉन CB की लेंथ अगर करोगे तो m/n दिया हुआ है, पॉइंट C का कोऑर्डिनेट बताना है। तो इसका भी एक फॉर्मूला आता है ना, वो फॉर्मूला अभी दिखाएंगे कैसा आता है, याद करने का ट्रिक क्या है वो सब शेयर करेंगे। पहले इसको विजुअलाइज करते हैं हम लोग, कैसे है ये। तो इसको विजुअलाइज करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे कुछ फिर से। इनमें से कोई भी प्रूविंग एग्जाम में नहीं आएगी, बट अब मैं कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ने वाला हूं जो तुमको लगे कि ये हमको करना चाहिए था, हमने नहीं किया है। अब मतलब तुमको दोबारा कोई सेक्शन फॉर्मूला का प्रूव नहीं दिखाएगा। एक तो तुम्हें 10th में करके आना चाहिए था, अगर नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से कर देता हूँ, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला का प्रूव आगे जाओगे ना, आगे की क्लासेस में जाओगे, मैथ्स लोगे, तो ये अंडरस्टूड है कि सबको आता होगा। तो लास्ट टाइम पढ़ रहे हो उसका प्रूविंग देख लो अच्छे से। ACB ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या कर रहे हैं, पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं A से x एक्सिस पे, एक परपेंडिकुलर C से x एक्सिस पे, और एक परपेंडिकुलर B से भी x एक्सिस पे। ये 3 हो गए। फिर एक परपेंडिकुलर इस पॉइंट से A से इस लाइन पे, और एक परपेंडिकुलर C से इस लाइन पे। ये हमारा सारा कंस्ट्रक्शन है। क्या क्या हुआ एक बार सुन लो फिर से। A से परपेंडिकुलर AM x एक्सिस पे, A से परपेंडिकुलर AM x एक्सिस पे, C से परपेंडिकुलर CN x एक्सिस पे,
बी से परपेंडिकुलर मान लो बीपी एक्स एक्सिस पे, ए से सी एन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वो मान लो एडी है, और सी से मान लो सीई है, ये भी परपेंडिकुलर्स हैं। तो इतने सारे परपेंडिकुलर्स हमने ड्रॉ करे हैं। देखो अच्छे से क्या क्या किया है हमने। ए एम सी एन एंड बीपी आर परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, और उसके बाद ए डी परपेंडिकुलर किस पे, सी एन पे, एंड सीई परपेंडिकुलर किस पे, बीपी पे। ये हमारा सारा कंस्ट्रक्शन पार्ट है। सिमिलैरिटी याद है, क्लास 10 में पढ़े थे। Yes, sir. सबको याद है, बॉयज पार्टी नहीं बोल रहे हैं आज लोग। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या करेंगे, ट्रायंगल एसीडी और सीबीई, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर करना है, सिमिलर करना है। ठीक है, कैसे होगा एक बार सोच लो माइंड में। इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल सी बीई या बी सीई, कुछ भी लिखो, इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलैरिटी के रूल्स याद है ना, कौन कौन से रूल्स होते हैं। ट्रिपल एस, नंबर 2 साइड एंगल साइड, नंबर 3 बताओ, नंबर 3 ट्रिपल ए। Sir, triple A. Double A. ट्रिपल ए एक्चुअली बस एक रूल है, कोई नहीं करता है, Double A. ट्रिपल ए से हमारा काम हो जाता है। यहाँ पे देखो दो एंगल्स ढूंढते हैं कौन कौन से इक्वल है। एक तो 90-90 मिल गया होगा, Yes. और दूसरा ये वाला एंगल इक्वल ना, Corresponding. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं। तो इन दोनों एंगल्स को लिख लेते हैं। सबसे पहले एंगल डी और एंगल ई दोनों 90, और एंगल ए एंगल सी, इनका रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ट्रायंगल एसीडी ये सिमिलर हो गया किसके, अब यहाँ पे जो नाम लिखेंगे वो सही ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। अगर ए सी डी लिखा है तो दूसरे वाले ट्रायंगल के जो वर्टिसेस होंगे ना वो सही ऑर्डर में लिखने पड़ेंगे। तो ए के लिए कौन सा वर्टेक्स होगा वो देखो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखो एंगल ए एंगल सी के इक्वल है ना, C. ये वाला ट्रायंगल अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो ये सी से स्टार्ट होगा, ए के करस्पॉन्डिंग है सी, इसलिए एंगल डी के इक्वल एंगल ई है। तो इस ट्रायंगल में डी अगर लास्ट में है तो इसमें ई लास्ट में होगा, ताकि डी और ई करस्पॉन्डिंग बन जाए। तो सी हो गया, ई हो गया, कौन सा वर्टेक्स बच गया, बी। ये एंगल से ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो गए। अगर ये सही ऑर्डर में नहीं लिखोगे तो फिर साइड्स का रेशियो लेने में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कंडीशन आ जाएगी, साइड्स का रेशियो सही से नहीं ले पाओगे। मैं ले पाऊंगा, देखो कैसे। ए सी फर्स्ट टू, यहाँ पे फर्स्ट टू कौन सा है, बी सी, तो ए सी अपॉन बी सी, लास्ट टू कौन कौन से, सी डी और बीई, और फर्स्ट एंड लास्ट ए डी अपॉन सीई। ठीक है, ये साइड्स का रेशियो इक्वल हुआ तो ट्रायंगल सिमिलर है। अब इनकी जो वैल्यू है वो हम डाल देते हैं। ए सी अपॉन सी बी, क्या इसको एम अपॉन एन लिखा जा सकता है, यहाँ देखो, Yes, sir. अपॉन सी बी को एम अपॉन एन डाल दिया। सी डी अपॉन बी, चलो सी डी निकालते हैं। सी डी निकालना अब इजी होगा। सी डी के लिए क्या करोगे, सी एन में से डी एन माइनस करोगे, और ये तुमको करने आता है अब। तो सी डी की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, वाई माइनस वाई वन। सोच के बताओ यस और नो, तब तक मैं लिखता हूँ, वेरीफाई करो। सी डी की जो वैल्यू होगी वो वाई माइनस वाई वन, सोच के बताओ। Yes, sir. नहीं समझ आया तो यहाँ देख लो, सी डी की वैल्यू क्या होगी, सी एन माइनस डी एन, है ना। और सी एन क्या होगा, वर्टिकल लाइन है तो वाई एक्सिस सी का, डी एन भी वर्टिकल लाइन है तो डी का वाई एक्सिस, डी का वाई कोऑर्डिनेट या फिर ए का वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई माइनस वाई वन। ऐसे ही बीई सोच के बताओ, बीई कितना होगा, तो बीपी माइनस ईपी, वाई टू Yes, sir. माइनस वाई। एडी निकालना है, चलो एडी निकालने के लिए डीओ में से एमओ माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन, और सीई कितना होगा, अब मैं पूछता हूँ सीई कितना होगा। किरत, Yes.
बताओ। x2 minus x1 x2 माइनस x1 x1, x2 माइनस x1। अच्छा आरुष। yes sir यस सर क्या ध्यान नहीं है? सी बताना। sir x2 minus x x2 माइनस x x, करेक्ट। जब एक सीक्वेंस में चल रहे हैं हम लोग, मैंने पूछ दिया, तुम्हारा नाम ले लिया, मतलब क्या? आंसर करो उस क्वेश्चन का। अगर बोलो हाँ सर क्या हुआ, मतलब ध्यान नहीं है। x2 माइनस एक्स, सुना किरत? x2 माइनस एक्स, x2 माइनस x1 बोल रहे हैं, कुछ भी। अब क्या करोगे, सुनो यहाँ पे, हमें एक्चुअली निकालना क्या है? हमें x निकालना है और y निकालना है ना, c का x कोऑर्डिनेट, c का y कोऑर्डिनेट। तो अगर इन दोनों को निकालना है, तो अभी जो हमने लिखा है ना, ये वाला, ये हमने बहुत बार किया है। याद करो क्लास 10th में जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बनता था, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आता था ना, तो कोई भी दो लेके सॉल्व करते थे। यस सर। तो अभी इन दोनों को एक साथ लेके सॉल्व करेंगे, तो इससे हमको क्या करना पड़ेगा, इस y की वैल्यू निकालनी रहेगी, सोच लेना। और जब फर्स्ट और लास्ट को करोगे तो इसमें x की वैल्यू निकालनी रहेगी। मैं एक कर देता हूँ, y वाला कर दूं या x वाला कर दूं? दूसरा वाला तुमको करना है। बोलो बोलो जल्दी बोलो। सर वाई कर दो। y कर दो। तो m अपॉन n इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। ठीक है, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस y को अननोन की तरह ट्रीट करो और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो m करेगा y2 माइनस y को और n करेगा y माइनस y1 को। ठीक है, तो करें मल्टीप्लाई, m पहले, m y2 माइनस m y इक्वल टू n y माइनस n y1। सबसे पहले एक काम करें, y वाले टर्म को एक साइड पे शिफ्ट करें और इस टर्म को इधर ले आए। तो ये कुछ ऐसा बन गया, my2 प्लस ny1, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ny तो वहां ऑलरेडी था, इधर से my भी पहुंच गया। देखते रहना, इधर से y कॉमन करो, ठीक है ना, इधर से y कॉमन करो, तो यहाँ से इक्वल टू के बाद में y कॉमन हो गया और ब्रैकेट में आ गया m प्लस n। इधर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो my2 प्लस ny1। इस तरह से y की जो वैल्यू मिल गई, वो मिल गई my2 प्लस ny1, और ये m प्लस n का जो ब्रैकेट है वो नीचे आ गया। तो ये हमारा y कोऑर्डिनेट है। x के लिए मैं नहीं करा पाऊंगा, टाइम थोड़ा कम है। सिमिलरली लिखता हूं, तुम लोग घर पे x वाला कर लोगे। सिमिलरली x की जो वैल्यू होगी वो आएगी mx2, इसी ऑर्डर में, nx1 अपॉन m प्लस n। तो ये हमारा x और y हो गया। अब लास्ट में आंसर बस लिखना है, कैसे? आंसर ऊपर लिख देते हैं। देखो पॉइंट C का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ लिखते हैं, ये आंसर पार्ट। पॉइंट C का कोऑर्डिनेट क्या था, x, y, जिसकी वैल्यू मिली है, x कोऑर्डिनेट मिला है पॉइंट C का mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। और y कोऑर्डिनेट मिला my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये हमारा पॉइंट C का कोऑर्डिनेट आ गया। इसी में मिड पॉइंट थ्योरम भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी में हम मिड पॉइंट थ्योरम भी समझ सकते हैं। अगर मान लो इफ C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, C अगर AB का मिड पॉइंट होगा, ठीक है, तो मुझे बताओ M और N की वैल्यू क्या क्या होगी? तो वन कोई भी दो सेम नंबर हो सकते हैं। दो सेम नंबर होंगे, ये बहुत अच्छा आंसर है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं M भी 1 होगा, N भी 1 होगा। सर x1 प्लस x2 अपॉन 2। आयुषी क्या M और N की वैल्यू पूछ रहा हूँ? तो M और N की जो वैल्यू होगी वो जरूरी नहीं है कि 1 और 1 होंगे, दोनों इक्वल होंगे, इसकी गारंटी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट फार्मूला समझना है, तो ये मत समझना M भी 1 होगा N भी 1 होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो भी हो जाएगा। तो इस केस में
m इक्वल टू n होना चाहिए बस। तो अब जो फॉर्मूला लास्ट में निकल कर आया है उसमें क्या करोगे, m को 1 और n को 1 या m और n को इक्वल ले लो। तो उस केस में जो c का कोऑर्डिनेट होगा x प्लस वाई, एक्स कॉमा वाई वाला, वो क्या होगा, देखो m और n इक्वल करना है, तो इस वाले n को भी अगर m रख लो, इस वाले n को भी m रख लो, तो ऊपर क्या होगा, m कॉमन हो जाएगा, नीचे से 2m है तो m से m कट जाएगा। कहने का मतलब m और n सारे हट जाएंगे। जो फॉर्मूला बन के आएगा वो होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है। अब इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में लिखने जा रहा हूं अभी। मान लो ये हमारा मिड पॉइंट, ओके, ये जो हमारी ए बी है, वो मान लो ये वाली लाइन है, ये लाइन, अरे लाइन टेढ़ी क्यों बन रही है मेरी, रुक जाओ। ये लाइन मान लो ए बी है, ये पॉइंट ए है x1 y1, ये पॉइंट बी है x2 y2, इसके बीच में कोई पॉइंट है p जिसका कोऑर्डिनेट है x कॉमा वाई, और ये दिया हुआ है AP और BP इक्वल है। तो जो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, वो A और B का मीन होंगे, एवरेज होंगे। तो जो P का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, A और B के कोऑर्डिनेट्स का एवरेज होगा। ओके, तो कैसे लिखेंगे इसको, अगर P AB का मिड पॉइंट है, मतलब AP और BP अगर इक्वल है, तो P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, वो A और B के कोऑर्डिनेट्स का अरिथमेटिक मीन होंगे, एवरेज होंगे, मीन होंगे। कहने का मतलब P का जो x कोऑर्डिनेट होगा, लिसन केयरफुली, P का मिड पॉइंट वाले पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो A और B के x कोऑर्डिनेट का क्या होगा, एवरेज होगा। इसी तरीके से P का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो A और B के y कोऑर्डिनेट का एवरेज होगा। इसको लिख लेते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर और विल बी, एवरेज से अच्छा लिखेगा, अच्छा लगेगा, अरिथमेटिक मीन लिख लें। The coordinates of P are arithmetic mean of the coordinates A and B. Coordinates of A and B. The coordinates of P are arithmetic mean of the coordinates of A and B. P का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो A और B के x कोऑर्डिनेट का मीन होगा, यहाँ देखो, और P का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो A और B के अरिथमेटिक मीन का एवरेज होगा, आई मीन कोऑर्डिनेट्स का अरिथमेटिक मीन होगा। सबको क्लियर यहाँ तक? यस सर। सर जल्दी से लिखो इसको। सर एक बार मिड पॉइंट थ्योरम वापस करवा दो। अच्छा अच्छा, ओके। देखो इसमें क्या है ना, m और n की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि m और n 1 और 1 होंगे, वो 2 और 2 होंगे तो भी मिड पॉइंट हो जाएगा, 3 और 3 तो भी मिड पॉइंट हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ देखो अगर m और n की वैल्यू इक्वल हो जाए तो रेशियो 1:1 आ जाएगा। उस केस में पॉइंट C जो होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो अब अगर मिड पॉइंट है तो इस फॉर्मूले में हमको m और n की वैल्यू इक्वल रखनी है। ओके, तो यहाँ देखो ये m है x2 और n की जगह पे भी m डाल दो क्योंकि m और n इक्वल है, तो ये हो जाएगा m x1 अपॉन m प्लस m। सिर्फ x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, ओके, सिर्फ x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। तो ये कितना आएगा, ऊपर से m कॉमन कर लो, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 और नीचे कितना हो जाएगा 2m। तो ये m से m कैंसिल, तो जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या होगी, x1 x2 का अरिथमेटिक मीन होगी, एवरेज होगी। तो वही यहाँ पे लिखा है, इसी तरीके से y का भी होगा। तो अगर C मिड पॉइंट है उस केस में m और n इक्वल होते हैं। तो जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, वो A और B के कोऑर्डिनेट्स का अरिथमेटिक मीन होते हैं, एवरेज होते हैं। क्लियर कितन? यस सर। चलो जल्दी से कॉपी करो सारे।
तो एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। देखो ये ए और बी पॉइंट्स हैं, ठीक है, ए और बी पॉइंट्स हैं। ए का कोऑर्डिनेट है -12, 16, बी का कोऑर्डिनेट है 8, 20। ओके, इनके बीच में कुछ पॉइंट्स हैं। कितने हैं देखो क्या सिचुएशन है। सबसे पहला पॉइंट है P, फिर है यहाँ पे Q और यहाँ पे है R। P, Q, R ये सारे पॉइंट्स हैं। हमें इन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। P का कोऑर्डिनेट मान लो अल्फा बीटा है, R का कोऑर्डिनेट मान लो गामा और डेल्टा है, इसका कोऑर्डिनेट मान लो A और B है। और ये सारे के सारे, जैसे P जो है वो मिड पॉइंट है AB का, ठीक है। ये सारे पार्ट्स जो है ना AQ, QP, QR और RB ये सारे इक्वल हैं। क्वेश्चन में ये दिया है AQ इक्वल टू QP इक्वल टू PR इक्वल टू RB। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ। सर ये क्वेश्चन सॉल्व करके चैट बॉक्स में आंसर दें। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, Q एंड R। सिर्फ 2 मिनट का टाइम है। कोशिश करो पहले बिना कॉपी पेन चलाए, अगर हो जाए तो माइंड में। बस ये वाली बात याद रखनी है। ये अब कॉपी सबने कर लिया होगा। यस सर। नहीं अभिनव, थोड़ा सा एरर है, P में थोड़ा सा एरर है, करेक्ट करो। किरत गलत है। जल्दीबाजी ना करो, 2 मिनट बोल दिया इसका मतलब ये नहीं कि गलत करके बताएंगे। जल्दीबाजी ना करो। तुम लोग टाइम लिमिट देख के ना घबरा जाते हो और इसी में गलती हो जाती है। 2 + 2 5 लिख के चले आते हो। आयुषी x तो सही है, y कोऑर्डिनेट गलत है। अभिनव का भी y कोऑर्डिनेट गलत है, अभी जो भेजा उसमें भी। तो देख रहे हो, ये तुम लोग पैनिक करते हो प्रेशर टाइम पे, मतलब 2 का टेबल में गलत कर रहे हो, ये समझ लो। यही एग्जांपल मैं दे सकता हूँ अभी। प्रेशर टाइम पे तुम लोग यही काम करते हो, क्वेश्चन में होता कुछ नहीं है। क्योंकि ये तो मैं नहीं मान सकता कि तुम लोगों को ऐड सब्ट्रैक्ट करने और डिवाइड करने नहीं आता है। सर जो भेजे वो भी गलत है। ये भी गलत है। किरत फिर से गलत। क्या हो रहा है, सबका आंसर एक ही आ रहा है लेकिन सबका गलत है। चलो P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, अल्फा और बीटा। तो -12 + 8 अपॉन 2 करना भूल जा रहे हो सारे। फिर 16 + 20 अपॉन 2, ये कितना आ रहा है? -4/2, ये हो गया -2। ये कितना आ गया? 36/2। नहीं सॉरी, सही है। आयुषी सही है, आई एम सो सॉरी। किरत माइनस वाला गलत था। अभिनव का भी सही है, आई एम सो सॉरी।
-2,18 बिल्कुल सही है। तो बहुतों का सही है, फिर आयुषी का सही है, अभिनव का सही है, किरत का सही है, गीतन का पी सही है, बाकी देखना पड़ेगा। और कौन बच गया? अंजलि? यस सर, मेरा यही आ रहा है। तो भेजना चाहिए ना। पी ये सही हो गया। क्यू इसी तरीके से निकाल लो। और क्यू कैसे निकालोगे? एपी का मिड पॉइंट लेके, है ना। और आर कैसे निकालोगे? बीपी का मिड पॉइंट लेके। तो आई थिंक ये कर लोगे आप। अगर P निकल गया हमारा -2,18, तो ये देखो कितना हो गया 10, ये हो गया 5, Q का कोऑर्डिनेट कितना होगा -12 माइनस ऑफ -2 प्लस अपॉन 2, तो ये -14, ये हो गया -7 और ये हो गया 16, तो 8 और 9 17। हाँ ये सही है। Q का सही है। R का भी ऐसे निकाल लो, ये 4/2 तो 2, 38, तो ये हो गया 19 ना। हाँ ठीक है, 3,19। अच्छा ओके, 3,19, तो ये हो गया हमारा आंसर। बहुतों का सही। जैसे पी जो है वो मिड पॉइंट होगा, तो ए मतलब एपी एंड बीपी जो होंगे वो उनके रेशियो सेम होंगे, और अगर ए आर और आर भी होता है तो 2:1, मतलब एक ज्यादा होगा ना कोई भी, मतलब ए आर 3:1, 2:1 इस तरीके से होगा। अगर यही मान लो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बोलता, ए और बी ऐसे होता, यहाँ पे एक पॉइंट होता P, दूसरा पॉइंट होता Q, और ये बोलता इक्वल पार्ट्स हैं, 1:1:1 का रेशियो है। तो तुम्हें अगर Q निकालना है पहले, तो क्या करोगे? 2:1 के रेशियो से Q निकाल लोगे। और अगर P पहले निकालना है तो 1:2 के रेशियो से P निकाल लोगे। और एक बार P निकल गया तो P और B का मिड पॉइंट Q हो जाएगा। तो ये 2:1 का रेशियो से ये सॉल्व होता है। ओके यस सर। ठीक है। देखो इसी फॉर्मूले का जो एप्लीकेशन है ना, वो सेंट्रॉइड भी है। सेंट्रॉइड का नाम सुन रखा है सबने? यस सर। समझ लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम नेक्स्ट टाइम पे समझ लेंगे, और नेक्स्ट टाइम पे हम 11th की चीजें स्टार्ट भी कर लेंगे। सेंट्रॉइड भी इसी फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। सेंट्रॉइड क्या होता है एक्चुअली? ये जो होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पता है किसी को किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? परपेंडिकुलर मीडियंस। है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे मीट करता है उसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो एक ट्रायंगल पहले फॉर्म कर लेते हैं। सेंट्रॉइड की एक और प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है, कि सेंट्रॉइड जो मीडियन है ना उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे मान लो ये वाला हमारा एक मीडियन है, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा, ये दूसरी मीडियन है, और ये जो है वो मान लो थर्ड मीडियन है। ओके, तो क्या क्या है इस ट्रायंगल में देखो। सबसे पहले तो ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं वो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। एडी हमारा मीडियन है, बीई जो है वो भी मीडियन है, और सीएफ जो है वो भी मीडियन है। तीनों मीडियन जहां पे मीट करती है वो हमारा सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड को इन जनरल हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ट्रायंगल में तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन होंगे। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि टाइम कम है। बी का जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 होगा, और सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 होगा। हमें जी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो जी का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्या है वो प्रॉपर्टी? सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। सेंट्रॉइड किसी भी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। कहने का मतलब, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? तो एडी एक मीडियन है, अब एडी 2:1 में डिवाइड होगी पॉइंट जी पे। तो सुनो, मीडियन पॉइंट ए से स्टार्ट होती है, तो ए जी अपॉन जी डी होगा 2:1। ये मत सोचना डी जी अपॉन जी होगा 2:1, नहीं। मीडियन पॉइंट ए से स्टार्ट होती है, तो ए जी अपॉन जी डी ये इक्वल होगा बी जी अपॉन जीई, और ये इक्वल होगा सी जी अपॉन जी एफ। सब कितने होंगे? 2:1। तो अगर हमको पॉइंट जी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो एडी को एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर करो, वो है भी वैसे, मीडियन तो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। तो एक स्ट्रेट लाइन यहां देखो, ए और डी हम बनाते हैं,
ए और डी, थोड़ा सा जूम कर लिया इसको, आजकल सारी चीजें जूम पे ही हो रही है। तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट डी। अब देखो इनके बीच में कहीं कोई पॉइंट जी है, और जी क्या कर रहा है, एडी लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये 2 है, ये 1 है। तो हमारे पास m और n की वैल्यू मिल चुकी है। m और n हमारा 2:1 है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, और पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट हमको निकालना पड़ेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके। तो पॉइंट डी का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो b और c के x कोऑर्डिनेट का अरिथमेटिक मीन होगा। तो ये हो गया x2 + x3/2 और y2 + y3/2। इस कोऑर्डिनेट को यहां इमेजिन करो। ओके, तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा d हो गया। g का हमको x और y निकालना है, रेशियो हमको पता है। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला याद करने का जो ट्रिक है मैं बताना भूल गया था बीच में, कैसे इसको याद करते हैं वो देखो। ये बीच में पॉइंट P है, रेशियो जो है वो m/n है, m/n है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मान लो x, y है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने का मतलब x और y दोनों फाइंड करने का एक मास्टर की होता है हमारे पास। मास्टर की मतलब हर ताला खुल जाता है उससे। तो मास्टर की क्या होता है, देखो कैसे समझते हैं इसको। n और m जो है ना, हमको इनको क्रॉस करना है, क्रॉस बनाना है। तो n का क्रॉस किसके साथ बनेगा, a के साथ, और m का क्रॉस किसके साथ बनेगा, b के साथ। ओके, n का क्रॉस b से नहीं बन पाएगा, m का क्रॉस a से नहीं बन पाएगा, m का क्रॉस किससे बनेगा, b के साथ, और n का क्रॉस बनेगा a के साथ। तो p का कोऑर्डिनेट बस ये याद रखो, na + mb अपॉन इन दोनों का सम, m + n, बस इसको याद रखो। और कैसे फॉर्म होता है वो याद रखो, तो हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर पाएंगे। चलो p का x कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। ओके, p का x कोऑर्डिनेट, तो p का x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम जब क्रॉस बनाएंगे तो वो x कोऑर्डिनेट्स के साथ बनाएंगे, और जब y कोऑर्डिनेट निकालना चाहेंगे तो क्रॉस हम y के साथ बना लेंगे। तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, n में a का मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन a का x कोऑर्डिनेट यूज होगा। तो n x1, m का क्रॉस बनेगा x2 के साथ, क्योंकि हम x कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, अपॉन m + n। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो n का क्रॉस y1 से बनेगा, n y1, और m का क्रॉस बनेगा y2 अपॉन m + n। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट फार्मूला, आई मीन सेक्शन फार्मूला, ऐसे हम याद रख सकते हैं। अब यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। d का कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखना पड़ेगा x2 + x3/2, y2 + y3/2। अब देखो यहाँ पे, तो 2 का क्रॉस बनेगा अगर हम मान लो x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करना है, तो इस 2 का क्रॉस किससे बनेगा, d के x कोऑर्डिनेट से। अच्छे से देखना, 2 × x2 + x3/2, और फिर 1 का क्रॉस बनेगा x1 के साथ, तो +1 × x1, ये तो हो गया ऊपर वाली चीज। डिनोमिनेटर में 2 + 1 3। बोलो ये समझ आया कि नहीं आया, सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट। यस सर। ये तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट है, मान लो हमको x, y दोनों निकालने हैं। ओके, यहाँ लिख लेते हैं उनको अच्छे से। हमें x, y दोनों निकालने हैं, x, y। तो ये कोऑर्डिनेट्स को हम कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर सकते हैं। अब चलो y निकालते हैं। तो y के लिए अब इस 2 का कोऑर्डिनेट किससे क्रॉस करेगा, d के y कोऑर्डिनेट से, और 1 किससे करेगा, a के y कोऑर्डिनेट से। तो 2 × y2 + y3/2 + 1 × y1 अपॉन में 2 + 1। इसको बस सिंप्लीफाई करना है, 2 से 2 कैंसिल, यहां भी 2 से 2 कैंसिल। तो जो आंसर हमको मिलेगा वो मिलेगा, देखो ये x1, x2 और x3। ओके, तो ये मिल गया x1 + x2 + x3/3, फिर y1 + y2 + y3/3। तो ये हमारा सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट हो गया। किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। ट्रायंगल में तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट गिवन होना चाहिए, हम उसका सेंट्रोइड फाइंड कर सकते हैं। इसको कॉपी कर लो। इसमें अभी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे बतानी चाहिए, तो अगली क्लास पे ना थोड़ा सा हाफ टाइम हम ले लेंगे इसी सब चीजों के लिए, और इसके आगे हम चलेंगे अगली क्लास पे वैसे। और अगली क्लास पे हम 11 की चीजें भी सीखना शुरू करेंगे, जैसे स्लोप क्या होता है, 2 लाइंस के बीच का एंगल कैसे मेजर करते हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो अगली क्लास पे ये सब करेंगे। इसको कॉपी कर लो पहले, और एक एक करके इन्फॉर्म करके जा सकते हो। अंजलि वेट करना।
सर मैं जाऊँ, मेरी क्लास शुरू हो गई। श्योर, स्क्रीनशॉट ले लो फिर चले जाना। ले लिया सर। स्क्रीनशॉट ले सकता है। थैंक यू सर। वेलकम।